क्लास 10th लेक्चर नंबर 11 पार्ट 1। लेक्चर 10 में स्टूडेंट्स हम लोग ने नज़रिया पाकिस्तान की रीडिंग शुरू की। इसके मुसन्निफ़ का तारुफ़ पार्ट 1 में आपने देखा। लेक्चर 10 के पार्ट 2 में आपने पेज नंबर 22 की कुछ रीडिंग और पार्ट 3 में पेज नंबर 22 की कुछ 23 की रीडिंग थी। अब ये लेक्चर 11 में भी हमारी नज़रिया पाकिस्तान की रीडिंग ही कंटिन्यू रहेगी। 23 पेज नंबर 23 का आपने फ़र्स्ट पैराग्राफ किया था। सेकंड पैराग्राफ से रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अपनी बुक्स खोल के सामने रखें और साथ साथ ऑब्जेक्टिव को मार्क करते जाएं। इसी ज़माने में पहली जंग अज़ीम छिड़ गई जिसमें अंग्रेज़ का मुकाबला जर्मनी से हुआ और तुर्की ने जर्मनी का साथ दिया। किस ज़माने की बात हो रही है कि जब ये ऊपर हमने पढ़ा कि कांग्रेस का क़याम अमल में आया और फिर उसके बाद 1906 में मुस्लिम लीग का क़याम अमल में आया और फिर मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के लिए हिंदुओं ने साजिश की और मशरक़ी बंगाल और असम का सूबा जिसमें मुसलमानों की अक्सरियत थी वो ख़त्म कर दिया। लेकिन 1911 में उन्होंने फिर इसी इलाके को बंगाल में शामिल कर दिया। तो ये उस वक्त की बात हो रही है कि उस ज़माने में पहली जंग अज़ीम छिड़ गई। इस पर नंबर 1 लिखा हुआ है और नीचे नंबर 1 की डिटेल बताई हुई है कि जंग अज़ीम अव्वल कब शुरू हुई थी। 1914 में शुरू हुई थी और 1919 में ख़त्म हुई थी। तो ये इसलिए उसी दौर की बात हो रही है कि 1911 के बाद 1914 में जो है पहली जंग अज़ीम छिड़ गई और उस जंग अज़ीम में अंग्रेज़ का मुकाबला जर्मनी से हुआ और तुर्की ने भी जर्मनी का साथ दिया। हिंदुस्तान के मुसलमान चूँकि तुर्की के सुल्तान को हिजाज़ की खिदमत करने की वजह से खलीफा इस्लाम समझते थे, इसलिए उन्होंने माली और तिब्बी इमदाद बहम पहुँचाई। हिजाज़ सरज़मीन अरब को कहते हैं जिसमें मक्का, मदीना और ताइफ का इलाका शामिल है, इसको हिजाज़ कहते हैं। तो मुसलमान तुर्की के सुल्तान को जो है वो खलीफा इस्लाम समझते थे। क्यों? क्योंकि वो हिजाज़ की खिदमत करते थे। तो इसलिए मुसलमानों ने तुर्की का साथ दिया और उनको माली और तिब्बी इमदाद मुहैया की और जिसकी वजह से बरतानिया की हुकूमत को मुसलमानों से इनात पैदा हो गया, यानी दुश्मनी पैदा हो गई उनकी। लेकिन उन्होंने यहाँ के मुसलमानों से वादा किया कि अगर हमको इस जंग में फ़तह हासिल होगी तो हम किसी तरह भी तुर्की को मज़ीद नुकसान नहीं पहुँचाएँगे। तब अंग्रेज़ों ने मुसलमानों से वादा कर लिया, हुकूमत बरतानिया ने, कि अगर वो हमारा भी साथ दें तो हम फ़तह हासिल कर लें तो हम तुर्की को नुकसान नहीं पहुँचाएँगे। लेकिन अंग्रेज़ चूँकि हमेशा से ही वादा ख़िलाफ़ रहे हैं, हमेशा से ही उनके दिल में बुग़्ज़ रहा है मुसलमानों के लिए, तो ये वादा भी महज़ फ़रेब था, यानी सिर्फ धोखा ही था। चुनांचे जब अंग्रेज़ों को फ़तह हासिल हुई तो वो अपने वादे से फिर गए और उन्होंने तुर्की की वसी सल्तनत के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तुर्की के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा नंबर 2, तो नंबर 2 में देखें मुराद है इससे खिलाफत उस्मानिया, यानी तुर्की की सल्तनत कौन सी थी, बादशाहत किसकी थी, उस वक्त खिलाफत उस्मानिया चल रही थी। उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और यहाँ के मुसलमानों को इस फ़रेब की वजह से बहुत तकलीफ़ पहुँची और उन्होंने खिलाफत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौलाना मोहम्मद अली जौहर और उनके बड़े भाई मौलाना शौकत अली की रहनुमाई में तहरीक खिलाफत शुरू की। अब यहाँ पे तहरीक खिलाफत भी आप लोगों ने ये सारी चीज़ें पाक स्टडीज़ में भी पढ़ी होंगी, मुस्लिम लीग का क़याम, कांग्रेस का क़याम और तहरीक खिलाफत वगैरह। तो यहाँ पर भी तहरीक खिलाफत का ज़िक्र ही हो रहा है कि ये क्यों शुरू हुई थी, खिलाफत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। कौन सी खिलाफत? कि जो खिलाफत उस्मानिया उस वक्त थी, तुर्की के ऊपर जो हुकूमत थी, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौलाना मोहम्मद अली जौहर और उनके भाई मौलाना शौकत अली की रहनुमाई में ये खिलाफत शुरू की गई थी, तहरीक शुरू की गई थी और इसको तहरीक खिलाफत का नाम दिया गया था। इसी ज़माने में हिंदुओं ने मुसलमानों को हिंदू बनाने के लिए शुद्धि की तहरीक शुरू की और उनको ख़त्म करने के लिए संगठन की तहरीक भी शुरू की। ये भी ऑब्जेक्टिव है, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, इसको भी मार्क करें। फिर 1928 में कांग्रेस ने जो नेहरू रिपोर्ट शाया की, अब यहाँ पर नेहरू रिपोर्ट का जिक्र है कि नेहरू रिपोर्ट कब शाया की गई, 1928 में, इसको भी मार्क करें। इसमें मुसलमानों के लिए अलहदा नुमाइंदगी का उसूल जो वो 12 साल पहले तस्लीम कर चुकी थी बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया गया। यानी नेहरू रिपोर्ट जो शाया हुई, जो जारी की गई, उसमें जो क्या था कि मुसलमानों को अलग तस्लीम करने का, अलग एक कौम तस्वुर करने का जो नज़रिया जो 12 साल पहले वो मान चुके थे, उन्होंने उसको बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया, जुटला दिया।
پھر تو مسلمانوں میں بڑا جوش پیدا ہوا اور انہیں یقین ہو گیا کہ چونکہ ان کا دین، ان کی تہذیب اور ان کی معاشرت سب کچھ غیر مسلموں سے مختلف ہے، اس لیے کسی حالت میں ہندوؤں سے تعاون نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ 1930 میں مسلم لیگ کے الہ آباد والے اجلاس میں علامہ اقبال نے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن پاکستان بنانے کی تجویز پیش کی۔ 4 سال کے بعد جب قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلم لیگ کی صدارت کا مستقل طور پر عہدہ قبول کیا تو انہوں نے اس تجویز کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کی۔ عملی جامہ پہنانا یعنی عملی شکل دینا یا جو ہے وہ عمل کرنا کسی چیز کے اوپر، پورا کرنا کسی چیز کو۔ آخرکار 23 مارچ 1940 کو انہوں نے لاہور کے اجلاس میں واضح طور پر اعلان کر دیا کہ جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں ایک آزاد مسلم ریاست قائم کی جائے۔ اس اعلان کو قرارداد پاکستان کہتے ہیں، جس کی روح سے مسلمانوں کی آزاد اور خود مختار حکومت قائم کرنے کا فیصلہ ہوا۔